नमस्कार, वंदे मातरम। मैं AR चौधरी। आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा कक्षा 12वीं के अंदर अभी जो एपीयर विद्यार्थी है या कक्षा 12वीं जो पास कर चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अभी इन विद्यार्थियों के लिए BSTC 2026, जिसको अपन सामान्य परिभाषा में BSTC कहते हैं, BSTC 2026 या आप इनको कह दो NCT रूल्स के अनुसार इसको प्री DELED के नाम से जाना जाता है। तो DELED या BSTC 2026 जिसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो BSTC का फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और इसका सिलेबस क्या रहेगा और फॉर्म भरते समय विद्यार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना है इस चीज़ का, और इसके अतिरिक्त उसको सिलेबस को कैसे पढ़ना है और सिलेबस के अंदर विद्यार्थी कोचिंग की सहायता लें या नहीं लें, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा और थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ इनकी जो BSTC इस बार BSTC को आयोजित करवाने की जो जिम्मेदारी है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है वो इसकी परीक्षा 2017-2026 के लिए परीक्षा करवा रही है। और इसके जो फॉर्म है, फॉर्म शुरू होने की जो डेट है 2 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 2 दिसंबर 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इनकी जो अंतिम तिथि है वो है 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो शुरुआत में आयोजन वो अप्लाई करते नहीं है, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं और बाद में समस्या ये होती है कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं किए जा पाते। तो अभी 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है और आप इस 31 दिसंबर से पहले विद्यार्थी है वो फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट का ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो एक तो 10वीं की मार्कशीट, और 10वीं के साथ जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं उनको 12वीं की मार्कशीट चाहिए। और जिन विद्यार्थियों के पास 12वीं अभी जो अपीयर है इस सेशन में है उन विद्यार्थियों के पास मार्कशीट है नहीं, तो वो विद्यार्थी अपीयर लिखे हैं, अपीयर लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उनकी 12th की मार्कशीट की जरूरत है नहीं। उसकी जगह आपको रोल नंबर ऐड करने होंगे, तो स्कूल से पता करके आप रोल नंबर ले लें और रोल नंबर आप उसके अंदर ऐड कर लें। इसके साथ आपको चाहिएगा एक आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड के नंबर चाहिएंगे। आधार कार्ड के साथ एक आपको हस्ताक्षर चाहिएगा, हस्ताक्षर के साथ आपको एक थंबनेल चाहिएगा, थंब है जो हाथ के अंगूठे का निशान, थंब चाहिएगा। इसके साथ आपको एक बैंक डायरी की कॉपी चाहिएगी, बैंक डायरी की कॉपी आपको चाहिएगी। बैंक डायरी की कॉपी इसलिए चाहिएगी कि जब कभी विद्यार्थी मेंस के लिए अप्लाई करता है अगर उसका नहीं हो पाता है फाइनली, तो उसकी जो फीस है वो रिफंड होती है और फीस रिफंड उसी खाते में हो जाती है। तो एक बैंक डायरी होनी चाहिए। कई विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में खाता नहीं है, तो उनसे संबंधित जो है उनकी खाता नंबर और उनकी बैंक डायरी, जैसे उनके पिताजी की है, माताजी की है, किसी के, तो वो भी विद्यार्थी इसको साथ में शामिल कर सकता है। और इसके अतिरिक्त विद्यार्थी की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें OBC का है, SC का है, ST का है, किसी भी कैटेगरी का है, WS का है, तो ये सर्टिफिकेट है। आपको अपनी कैटेगरी का लाभ लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो ये सर्टिफिकेट विद्यार्थी बना करके तैयार रख लें। हालांकि ये 3 साल पुराना है तो शपथ पत्र के साथ चल जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो आपको बड़े डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके साथ 2-4 बातें कल मैंने नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ी थी, तो आप उनको अच्छी तरीके से ध्यान रख लें। फोटो के अंदर ध्यान रखें, आप अपना 3 महीने से पुराना फोटो नहीं लगाएं। फोटो के अंदर अपना सेविंग नहीं बना रखी है, क्लीन सेव है तो क्लीन सेव परीक्षा में होनी चाहिए। और अगर आपने सेव वाला फोटो
रखा है तो वो फोटो सेम होना चाहिए। कोई विद्यार्थी ऐनक लगा रहा है तो उसको ऐनक का फोटो ऐनक में ही होना चाहिए, वो एग्जाम के अंदर वापस पूछे तो वो उसी में होना चाहिए। ब्लैक ऐनक के अंदर फोटो विद्यार्थी नहीं लगाए, इस तरीके कुछ निर्देश है उनका हमेशा अप्लाई करते हैं, तो विद्यार्थी इन चीज़ का ध्यान रखें। और अंतिम डेट आने से पूर्व विद्यार्थी अपने जो फॉर्म है वो अप्लाई कर लें। अगर कोई विद्यार्थी को समस्या आ रही है फॉर्म अप्लाई करने के अंदर या मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहीं से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं एक आपको फॉर्मेट भेज दूंगा और वो फॉर्मेट भर करके आप मुझे भेज दीजिएगा, उसी फॉर्मेट के आधार पर मैं आपको फॉर्म भर के वापस आपको भेज दूंगा। अगर किसी विद्यार्थी की समस्या आ रही है तो मुझे हेल्प ले लें, मैं उनको फॉर्म भरने में हेल्प कर दूंगा। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं क्वालिफिकेशन योग्यता पर। ठीक है, योग्यता के मामले में बहुत बड़ा कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है। आयु की सीमा तो समझ ली जाए कि उनकी आयु है वो अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो कैटेगरी का है तो कैटेगरी वाइज उनको छूट मिल जाती है। मूल बात यह है कि वो विद्यार्थी 12वीं पास है, और 12वीं के अंदर उस विद्यार्थी के लिए अगर वो विद्यार्थी जनरल का है तो उसके लिए 50% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर किसी विद्यार्थी ने 50% से कम अंक हासिल किए हैं, माना कि 50% का 49.99% अगर हासिल किया तो भी वो विद्यार्थी योग्य नहीं होगा। इस चीज़ का एक ध्यान रखना है। अगर जनरल का है तो, और जनरल के सिवाय अगर वो SC का है, ST का है, OBC का है या कोई दिव्यांग है तो इनको 45% यानी 45%, 5% की छूट दी गई है। तो ये थोड़ा सा परसेंटेज वाला दायरा और आयु वाला दायरा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। और बात कर लेते हैं इसकी फीस क्या रहने वाली है। बाद की फीस तो बाद की बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय मांग रहा हूँ। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक तो जनरल का है, अगर वो जनरल के अप्लाई कर रहा है तो 450 रुपये कटेंगे। और अगर वो जनरल प्लस संस्कृत, एक संस्कृत का और इसके साथ चलता है, तो जनरल प्लस संस्कृत दोनों का जो अप्लाई करता है तो आपके 500 रुपये डेबिट होंगे, 500 रुपये आपके कटेंगे। तो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है, कोई बड़ी फीस है नहीं, नॉर्मली फीस है। तो ये सामान्य प्रक्रिया तो ये है। इसका फॉर्म वगैरह, योग्यता वगैरह, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेरा निवेदन आपसे ये है कि समय पर आप फॉर्म अप्लाई कर दें, अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करें, समय पर इनके फॉर्म भर दें। इसके बाद दूसरी चीज़ पर आ जाता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम। 12th क्लास के विद्यार्थी या स्कूल लेवल के जो विद्यार्थी है उनका जो लेवल होता है एक बेसिक लेवल होता है, और उनके लिए कंपटीशन परीक्षा ये पहली परीक्षा है, तो उनके लिए सिलेबस को जानना काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सिलेबस के अंदर इनका जो पहला पार्ट है वो है मानसिक योग्यता का, मानसिक योग्यता का, मेंटल एबिलिटी का। मानसिक योग्यता वाले पार्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 300 नंबर का होगा और 150 अंक के ये क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से भी, और ये भी 150 अंक का होगा। तीसरा जो पार्ट है शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता वाले पार्ट से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 150 अंक का होगा। और जो चौथा पार्ट है वो है भाषा का। भाषा के अंदर आपको अंग्रेजी भाषा के 20 क्वेश्चन मतलब 60 अंक, ये आपको फिक्स है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपकी एक है भाषा हिंदी और एक है आपकी संस्कृत। फॉर्म भरते समय आपसे पूछ लेंगे हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक अप्लाई करना है आपको, और ऐसे पूछे जाएंगे 90 क्वेश्चन, 90 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका ये 600 अंकों का पेपर होता है, और जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
ये आपका पाठ्यक्रम है। विस्तृत पाठ्यक्रम आज दिन तक जारी नहीं हुआ, टॉपिक वाइज जारी होगा नहीं। अब 12वीं तक आप पढ़े हैं तो वहाँ आपके लिए फिक्स दायरा था कि आपको इस किताब से ही पढ़ना है और इस किताब से ही पूछेंगे, इसी के अंदर से आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके पाठ्यक्रम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक दे रखे और किस टॉपिक से कितना पूछा जाएगा, ये चीज़ है। आपके सामने ये कोर्स रहेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा विद्यार्थी का सवाल ये होता है कि सर इसमें पढ़े क्या, पढ़ने के लिए कौन सी किताब होनी चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ, कंपटीशन के लिए कोई एक ऑथेंटिक किताब जारी नहीं की जाती है। आपको सिर्फ एक दायरा दे दिया जाता है और उसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना होता है। लेकिन ये विद्यार्थी पहली बार आए हैं और इस पूरे मैटर को विद्यार्थियों ने, इसमें भी 2 मैटर ऐसे हैं जो विद्यार्थियों ने कभी नहीं देखे, कभी देखे ही नहीं। मानसिक योग्यता को विद्यार्थी ने अब तक कभी, मेंटल एबिलिटी को विद्यार्थी ने कभी नहीं पढ़ा, शिक्षण अभी क्षमता को कभी नहीं पढ़ा। राजस्थान सामान्य ज्ञान की 9 से 12 तक किताबें चलती है, नीचे की क्लासों में भी चलती है। मेरे ख्याल से शायद ही, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, किसी के अंदर इस पार्ट को शायद ही किसी ने पढ़ाया हो। अगर पढ़ाया होता तो आज ये विद्यार्थियों के बहुत अच्छा काम आ जाता। और एक आता भाषा का, ये तो प्रत्येक के अंदर चली है, भाषा वाला पार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सिर्फ 2 जो ऐसे मैटर जिनसे विद्यार्थी बिल्कुल भी अनटच है, और 2 पार्ट ऐसे हैं जो विद्यार्थी के थोड़े से नजदीक चल रहे हैं। एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और एक भाषा। अब यह बात आती है कि सर कोचिंग ली जाए या नहीं ली जाए। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव और मेरा जो व्यक्तिगत सजेशन है, इससे पहले जितने एग्जाम हो रहे थे समय बहुत ही कम मिलता था, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अप्रैल एंड में जाकर के खत्म होते थे, लास्ट में मई जून के अंदर एग्जाम हो जाता है। तो उस समय विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा के 2 महीने से कम का समय मिलता था। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होगी जो 1-1.5 या 2 महीने के अंदर पूरा 100% कोर्स भी करवा दे। और कोर्स करवाने से भी कुछ नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक पार्ट का कम से 3 से 4 बार रिविजन हो। अगर आपका रिविजन नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसे कोर्स खत्म करने से कोई मतलब नहीं है। कोचिंग लेनी चाहिए। कोचिंग तब लेनी चाहिए जब आपके पास पर्याप्त समय हो, और अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो जो पार्ट, जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान को पढ़ना है, अपने आप विद्यार्थी समझ लेगा। भाषा, ये दोनों चीज़ें विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि विद्यार्थी इन दोनों चीज़ों की कोचिंग ले, इनको तो विद्यार्थी सेल्फ कर सकता है। 2 चीज़ें ऐसी है, शिक्षण अभिक्षमता और मानसिक योग्यता, विद्यार्थी के बिल्कुल अनटच है। तो मैं ये मानता हूँ कि इनके अंदर विद्यार्थी को हेल्प की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ सकती है। तो अगर वो चाहे तो इनके संबंध में सोच सकता है। बाकी मैं शॉर्ट समय के लिए कोचिंग के लिए आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। एक और चीज़, पढ़ने से पूर्व किताबों में, अब आपको इस सीमित भीतर के अंदर समय के भीतर किताबों में गाइड ही पढ़ सकते हो, क्योंकि अलग से कोई है नहीं। गाइड ने भी क्या किया, इन प्रत्येक से क्वेश्चन कहाँ से उठाए, पिछली बार जहाँ से क्वेश्चन उठे हैं वहीं उसी टॉपिक को सिलेबस का भाग माना और उसके अंदर शामिल कर लिया। कुछ गाइड तो ऐसी है कि कई सालों से, आज से 10 साल पहले जब छपती थी तो उसके अंदर भी वही मैटर लिखा होता था। आज आ रही है तो बस थोड़े बहुत डाटा चेंजेस होने के बाद वो सेम रटी रटाई चीज़ें सेम चेप रही है, तो कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता नहीं। फिर भी अपने पास कोई सहारा नहीं होगा तो मैं आपको शॉर्ट समय के लिए लक्ष्य की गाइड, हालांकि इसका जो मैटर है कभी चेंज नहीं होता। BSTC में सेम टॉपिक है, सेम डाला, फर्स्ट ग्रेड में सेम है, सेम डाल दिया, सेकंड ग्रेड में भी सेम डाल दिया, उसने ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन ठीक है, कम है, अच्छा है, शॉर्ट समय के लिए आप पढ़ सकते हो। तो थोड़ा बहुत अगर मेरी तरफ से कोई सुझाव रहेगा तो इसको आप कर लें। दूसरा, मेरी तरफ से सबसे अच्छा सुझाव ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करें। मैं तो ये भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि कहीं से आपको मॉडल पेपर मिलते हैं तो मॉडल पेपर में आपको थोड़ा सा मिल जाता है कि भाई हमारी जो तैयारी है वो किस हिसाब से, उसका आंकलन कर ले। और प्रीवियस ईयर के पेपर है वो कम से कम 4-5 साल के पेपर, उनको मिला करके एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ ले, ताकि उससे फायदा आपको ये होगा कि इससे पहले जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे उनका लेवल क्या था, किस तरीके से वो प्रश्न उठे और कौन कौन से टॉपिक से वो प्रश्न उठे। तो ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर मिला करके जाए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो और उनका
उज्जवल भविष्य हो। अगर आपको कुछ और आवश्यकता की जरूरत है तो आप कमेंट नंबर में कमेंट करके अपना नंबर वगैरह वहाँ मुझे दे सकते हो, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, या मुझे आप सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।